जी हाँ जी। सभी साथियों का मैं अनुमान किसान आरजे स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, एहतराम करता हूँ, अजीब वेलकम करता हूँ। वेलकम। बिल्कुल नमस्ते जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम जी, राम राम मेरे भाई पुष्पेंद्र भैया, राम राम। छोटी बहन आपको भी राम राम करता हूँ। सुनो जी सुनो, हमारा चल रहा था भैया, आकलन पढ़ा रहे थे और दो तीन आप लोगों ने शिकायत की है भैया की कि भैया क्लास सर, भैया आप क्लास लंबी लेते हो तो आप ये भूल रहे हो कि भैया उसमें ऑब्जेक्टिव भी करवाते हैं तो लंबी होती है। अगर आप ये बोलोगे तो भैया आज से क्लास छोटी लेंगे। छोटी बहन आज से हमारी क्लास छोटी होगी, और सुन लो, क्लास छोटी होगी और मुद्दे की बात होगी और ऑब्जेक्टिव अलग से करवाऊंगा। क्लास में करवाता हूँ, आप लोग शिकायत करते हो। और रही बात कमेंट वाली, उसको भी आज से हम कम पढ़ूंगा और कम ध्यान दूंगा। साथियों टॉपिक पर आते हैं। आज तो वॉइस नहीं आ रही, एक बार बताओ वॉइस का बताओ। डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हो। अब देखो, अब बताओ। एक बार बताइए आवाज आ रही है। एक बार यस तो लिख दो कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, फिर हम चालू करते हैं। भैया आज से काम की बातें करोगे तो क्या पढ़ा रहे थे भैया? आकलन पढ़ा। ये काशी क्लास में ही चलती है, ये मंगती परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा आ रही है भैया। अब सुन लो, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इतना दावा कर सकता हूं जी। कोई से भी मास्टर की आप उठा लेना, किताब नोट्स कॉपी कुछ भी उठा लेना, जो टॉपिक कर लिया ना उसको कर लिया परमानेंट याद। भैया आकलन में पिछली क्लास में दो बातें चल रही थी। एक तो भैया परिभाषा करवाई आपने और परिभाषा याद करवाई थी जी। दो परिभाषा याद करवाई थी। और और भैया खतन वाली बातें की थी हमसे। हम यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन भैया लास्ट क्लास में आपने आकलन में हमसे बातें की थी, वो भी अधीनस्थ बोर्ड वाली। छोड़िए, एक बार रिवीजन करवाता हूँ, फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिससे जो लेट आते हैं ना उनका भी नुकसान नहीं हो, वो भी सही समय पर जुड़ जाए। बिल्कुल सीमा चौधरी जी, जिनका राजस्थान पुलिस का एग्जाम है ना, उनको बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूं। कल पेपर होगा, उससे पहले दावा कर रहा हूं जी, जितना मैंने जीके करवाया है ना अब तक, उस टॉपिक से एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। और लगे कि भैया बाहर चला गया तो याद रखना वो पर्सन किसी को नहीं आता, फिर वो पर्सन किसी को नहीं आता जो पढ़ा है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साथियों राजस्थान का इतिहास हो, उसी में से आने वाला है। भैया रिवीजन करवाओ। परिभाषाओं में हमने दो परिभाषा पढ़ी थी, एक भैया इरविन वाली, एक भैया उभा एंड फीड वाली। याद करवाओ। इरविन को याद किया था। इरविन बोलता है आपका आकलन जो है ना, आपका आकलन क्या है? आपका आकलन अनुमान है, जो अधिगम बढ़ाने की प्रक्रिया बताता है जी। लेकिन लेकिन इंपोर्टेंट परिभाषा ये थी हुबा एवं फीड वाली, क्योंकि ये जो परिभाषा है ना, ये अकेली परिभाषा बताती है कि आकलन होता क्या है। अरे आकलन के अंदर क्या आता है, आकलन और मूल्यांकन में अंतर क्या है, ये मैं ये कह दूं ना कि आकलन का डोन है, डोन। कौन सी परिभाषा आकलन का डोन है ना, तो ये हुबा और फीड वाली है, जिसको कहानी से याद किया था। आज एक बार और याद करना। हुबा एवं फीड बोलता है कि जो पूछताछ की प्रक्रिया नहीं, विचार विमर्श की प्रक्रिया होता है। आकलन विचार विमर्श की प्रक्रिया होता है, और सूचना संग्रहण को, सूचनाओं को इकट्ठा करना ही आकलन होता है। दो बात बोलता है हुबा और फीड कि भैया की जो सूचना होती है ना, उस सूचनाओं को इकट्ठा करना और विचार विमर्श की प्रक्रिया ही आकलन होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि खतन वाली बातें याद करो। पहली बात की थी कि जो मूल्यांकन, जो आकलन होता है ना, वो मूल्यांकन का छोटा रूप होता है। दूसरे नंबर पर बात की थी
कि जो आकलन होता है वो सूचनाओं को इकट्ठा करने को ही आकलन बोलते हैं। ओहो भैया, इसके बाद में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित होता है अजीब पूछताछ की प्रक्रिया का पहला पद था, पहला। उसके बाद में याद किया था सुधारात्मक होता है, अजी निदानात्मक होता है, भैया निरपेक्ष भी होता है, भैया प्रतिपुष्टि देता है, भैया पूछताछ की प्रक्रिया है, निरपेक्ष होता है, निदानात्मक होता है और निरंतर चलता है, भैया सभी पक्षों का विकास करता है। भैया ऐसी ऐसी बातें हमने खतन वाले में की थी। इतनी सी बात है, एक पेज में पूरा 1 घंटा और 20 मिनट की क्लास थी जी। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज आकलन। वेरी गुड सीमा जी, एक बार यस लिख दो। अब आज की क्लास शुरू करता हूं मैं। आज की क्लास में से एक क्वेश्चन लिख लेना, पक्का आएगा और साथियों बातों ही बातों में याद हो जाएगा। भैया इसके बाद में हमें आकलन में क्या क्या पढ़ना होता है, एक बार वो बातें सुनिए। आज आकलन में पढ़ेंगे कि आकलन की जो आवश्यकता होती है ना, आवश्यकता बोलो या इसी को महत्व बोलो, वो किन किन के लिए होती है पहले तो ये बताओ। दूसरे नंबर पर भैया आकलन कैसे कैसे कर सकते हैं उसके तरीके बताओ। फिर भैया इसके प्रकार बताओ और साथियों इसका एक चरण चलता है, उस चरण को पढ़ेंगे। उसके बाद में भैया इसके प्रतिमान बताओ। और सुन लियो, और सुन लियो, इतना पढ़ने के बाद में आकलन में हिम्मत नहीं है कि हमारा पढ़ाए हुए में से बाहर प्रश्न आ जाए। इसके बाद में फिर भी भैया हमारे समझ में नहीं आया तो सुन लो अलग से एमसी, क्योंकि एक क्लास और होगी जिसमें वो सारी बातें करेंगे जिसमें आकलन हमें परेशान करता है। एक बार यस लिख दो। मैं शुरुआत कर रहा हूं जी आज की आवश्यकता की और महत्व की। पहला टॉपिक देखिए, आज हम पढ़ेंगे भैया आकलन की आवश्यकता और महत्व बताओ। आज हम पढ़ रहे हैं कि आकलन की आवश्यकता और महत्व के बारे में। याद रखना, केवल और केवल महत्व की बात तो छोड़िए, क्या बात करना महत्व के बारे में। जब हमने खतन वाली बातें पढ़ ली ना तो महत्व भी वही है जो खतन वाली बातें है ना उनसे मिलता जुलता ही है। जब प्रश्न आएगा ना तो तरीके से देख लेंगे, कहीं भी चोट नहीं खाने वाले। लेकिन मजे की बात ये आवश्यकता के लिए पूछता है कि किन के लिए आकलन करते हो, किन के लिए आवश्यक है। तो सोचिए साहब, बच्चों के लिए सबसे पहले याद रखना, जो स्टूडेंट आता है ना उनके लिए आकलन आवश्यक है। और स्टूडेंट क्योंकि भैया आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आकलन सभी पक्षों का किया जाता है, और यदि सभी पक्षों का किया जाता है ना तो बच्चा जिस परिवार से आएगा क्या उस परिवार के लिए आकलन आवश्यक नहीं है? अजी है, आप तो बताओगे उसके परिवार वालों को कि बच्चे की क्या कंडीशन है, इसका उपलब्धि स्तर क्या है। यहीं से टिप रहे हैं कि भैया परिवार के लिए भी आवश्यक है। और सुन लो, तीसरी बात याद रखना, बच्चा स्कूल में आ गया, किसी बच्चे को साथियों डांस करना पसंद है, किसी बच्चे को गाना गाना बढ़िया लगता है, किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना, अरे किसी को कबड्डी खेलना, और किसी बच्चे को दूसरे को खेलते हुए देखना पसंद आता है। मतलब ये हो गया किस बच्चे के लिए कौन सा कार्यक्रम करोगे, ये बात आकलन बताता है। ओहो, मतलब ये हो गया कि जो छात्र होंगे ना, छात्रों के लिए जो कार्यक्रम होंगे उनके लिए भी काम आता है। बिल्कुल आता है जी, आता है कि कोई बच्चा, कौन सा बच्चा डांस करेगा, अरे कौन सा बच्चा गीत गाएगा, अजी कौन सा बच्चा खेलेगा, कौन सा बच्चा ताली बजाएगा। सारी बातों का पता आकलन से पड़ता है, तो उनके लिए भी आवश्यक है। भैया क्या स्कूल में बच्चे को डांस करवाने के लिए घर वाले भेजते हैं? आप बोल रहे हो कौन सा बच्चा खेलेगा, कौन सा बच्चा गीत गाएगा, क्या इसके लिए आवश्यक है? अजी नहीं, आप सही सोच रहे हो। बिल्कुल, अध्यापन तो आएगा ही आएगा। तो एक अध्यापन 4 चीजें हैं, कोई काम की नहीं है, सुनना है, ताकि कभी कभी बावड़ा बनाने की कोशिश करे ना तो यहां से भी प्रश्न ढंग से कर सके, ढंग से। एक पॉइंट तो ये याद रखो भैया, इसको पीडीएफ में भी बता दो। तो सुन लीजिए जी, आकलन की आवश्यकता एवं महत्व बच्चों के संदर्भ में
पढ़ लिया, परिवार के संदर्भ में पढ़ लिया, छोटे बच्चों के कार्यक्रम निर्धारण में, ओहो, इसी में वो सारी बातें हैं जिसकी बातें अभी मैं कर रहा था। और छोटे बच्चों के अध्यापन में भैया समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। आज का एक पॉइंट याद हो गया। और जो घर बैठे हुए ये देख रहे हैं ना, हमें तो आकलन आता है, हमारे पास नोट्स है, देखिएगा जी, जब आप लोगों के सामने रीति विज्ञान में आकलन का प्रश्न आएगा ना, पात्रता में तो कर दोगे, पात्रता के लिए तो हम ही बोल रहा हूं कि पात्रता में तो कर दोगे, लेकिन मजे की बात तब आवेगी कब, जब मुख्य परीक्षा होगी। क्या तब भी बड़ी बड़ी क्लासें देखोगे? नहीं, तब भैया आप हमें ऑब्जेक्टिव करवाना, उन लोगों से आगे जाएंगे तब देखेंगे। अभी जो पढ़ रहे ना उसका लंबा फायदा है, बाद में बताऊंगा। आज का दूसरा टॉपिक, भैया बताओ आकलन के तरीके। वो पूछता है, एक बार पूछा गया है भैया कौन सी एग्जाम में, तो याद रखना यूपी टेट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का तरीका नहीं है। ये प्रश्न था जी कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का तरीका नहीं है। प्रैक्टिकली बातें करते हैं, समझकर बात करते हैं। ये हमारी क्लास है। ओ ऐसी थोड़ी होती है कक्षा, ऐसी ही होती है। ये हमारी कक्षा है। ये हमारे जेठालाल टीचर बैठे हुए हैं जो कमेंट कर रहे हैं ना, वो भैया पढ़ा रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई आज। देखिए वो टीचर बैठे हुए हैं, साथियों ये टावर बैठा हुआ है, ये विद्यार्थी बैठा हुआ है। अब आप बताओ कि आकलन के तरीके कितने हो सकते हैं? सोचो जी सोचो, कैसे बताओ। अरे ये कोई कमल भैया है, ये कोई स्टूडेंट है ना, आप बताओ इसका आकलन कैसे कैसे कर सकते हैं। पहली बात, ये कोई काम कर रहा है और इस काम करने पर इस विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से केवल इस पर ही ध्यान दिया जावे ना, तो वो आकलन हो गया। कौन सा? व्यक्ति का आकलन। भैया इसमें क्या स्पेशल होगा? भैया इसमें ये स्पेशल होगा कि उस विद्यार्थी पर उसकी व्यक्तिगत प्रगति और अधिगम के बारे में ध्यान दिया जाएगा। आपको इतना ध्यान देना है, ये बालक बैठा हुआ था, आपने केवल इसके व्यक्तिगत इसी पर ध्यान दिया कि इसकी प्रगति क्या है और इसका अधिगम की कंडीशन क्या है, इसका हाल चाल क्या है जी, पढ़ने में कैसा है और क्या है, क्या सीन रह गया इसका, उसी को तो देखने की बात है। अब बताओ, एक तरीका तो ये हो गया कि भैया इसको अकेले में, मतलब व्यक्तिगत पर्सनली इसको हमने नोटिस किया, इसका आकलन किया, वही तो होता है अजी, वही तो व्यक्तिगत आकलन हो गया। एक तरीका तो ये बनता है भैया, लेकिन भैया एक तरीका और सूझ रहा है। आज हम आपको एक तरीका और बताता हूं कि भैया इसको क्यों, मान लो ये चारों, ओहो 1 2 3 4, ये चारों में दोस्ती है और ये चारों ग्रुप में कोई काम कर रहे हैं जी, मिलकर काम कर रहे हैं। और यदि अब आप इनकी ग्रुप में इनकी प्रगति के बारे में देखते हो ना, इनका क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, ऐसी बातें करते हो ग्रुप में, उसी को तो बोलेंगे भैया समूह में। यदि आप आकलन करते हो ना, उसको आपने बोला भैया सामूहिक आकलन। पूछता है, अरे वो यूपी टेट में, यूपी में यदि डंका बजा रहा है ना कभी राजस्थान में भी आएगा। उनको पता है राजस्थान में आकलन को लोग समझते ही नहीं है, और ये आकलन तो हीरो है, हीरो। तब पता पड़ेगा जब आप लोगों को क्या है, एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आवेगा। पात्रता में नहीं जी, पात्रता में तो कर दोगे, मजा तब आवेगा जब रीति विज्ञान में प्रश्न देगा और नीचे उपरोक्त सभी ऑप्शन देगा, तब देखना जी हनुमान भैया याद आएंगे। हनुमान भैया बता दो बात तो समझ में आ गई। भैया और दिमाग लगाओ, कौन सा तरीका हो सकता है? अजी सुनो, ये हमारा जो कमल जी है ना, कमल जी यदि खुद का आकलन खुद ही कर ले तो, ओहो भैया ऐसे भी हो सकता है। अजी हो गया, देखिए आपने व्यक्तिगत कर लिया, समूह में कर लिया, लेकिन ऐसे भी हो सकता है आज कि कमल जी जो है ना हमारे सरपंच साहब, आज खुद का आकलन खुद भी कर सकते हैं। मतलब भैया ये तरीका भी हो गया कि स्वयं आकलन भी हो सकता है।
कि खुद का आकलन खुद ने ही कर लिया, लेकिन भैया इसके अलावा तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता। आप सोच लो, आप बताओ, एक तरीका और हो सकता है। कमल जो भैया है ना, कमल का दोस्त बैठा हुआ है बगल में। अजी कमल का मूल्यांकन यदि कोई दूसरा विद्यार्थी इसी कक्षा का करता है जो कमल के समान योग्यता रखता हो, तो बताओ क्या ये तरीका नहीं हो सकता? भैया मतलब एक तरीका ये भी हो जाता है कि समकक्ष आकलन, समकक्ष आकलन, इस समकक्ष आकलन में क्या होगा कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का क्या करेगा भैया, आकलन करेगा। आज देखिएगा यदि क्लास में ये कंडीशन है ना, तो साथियों ये खुद का आकलन करेगा, स्व आकलन हो गया। यदि इस विद्यार्थी का कोई दूसरा विद्यार्थी आकलन करेगा तो उसको समकक्ष आकलन बोल दिया। और यदि आप कमल जी का व्यक्तिगत आकलन करते हो ना, तो उसको व्यक्तिगत आकलन बोल दिया। और यदि किसी स्टूडेंट का ग्रुप पर आकलन करते हो, यकीन मानिएगा वो सामूहिक आकलन हो गया। और यही तरीके होते हैं। कितने तरीके हो गए भैया? 4 तरीके हो गए। आप देख लेना, अपने आप को एक रूम में बंद कर लेना, 8-10 बंदे बैठा लेना और सोच लेना, खुद का आकलन खुद करोगे, स्वाकलन हो गया। आपका साइड वाला करेगा, यकीन मानिएगा समकक्ष आकलन हो गया। और आपका कोई व्यक्तिगत आकलन करेगा ना, यदि व्यक्तिगत प्रगति हो, अधिगम से संबंधित आकलन हो, वही तो व्यक्तिगत आकलन हो गया। और सुन लियो, यदि समूह में हुआ ना तो वो सामूहिक आकलन हो गया। के जी शेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बात पढ़ने और पढ़ाने वाले की है जी। जो पढ़ेगा तुम्हारे नाम से यदि कोई कमेंट करता है या कोई मैसेज करता है, हम समझ जाता हूं ये हमारा भाई है या नहीं है, क्योंकि याद हो गए। अब मजे की बात देखना, इनको लपेटेंगे जी। मैं ये बता रहा हूं, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को फ्री दूंगा। ये ऐसा नहीं है कि भैया पैसे कमाने के लिए बोल रहे हैं, पैसे में तो दूंगा ही नहीं, लेकिन फ्री में उनको ही दूंगा जो अभी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। बदला तो लेंगे जी, कंपटीशन है। जो समय पर पढ़ेगा ना उनको ही मैटर देंगे, बाकी को पैसों में पढ़ने दो। और ऑब्जेक्टिव सीरीज 2000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार किए मैंने से, बीएड की किताबों से और आए हुए प्रश्नों से और सिस्टम से। साहब सिस्टम से आकलन का तरीका है ना, एक प्रश्न पूछा गया था, आप लोग बताना कि निम्न में से आकलन का तरीका नहीं है। अजी व्यक्तिगत आकलन, स्व आकलन और समकक्ष आकलन, ये तीनों ऑप्शन में थे। और चौथा ऑप्शन पता है क्या था? इनमें से कोई नहीं। उसका आंसर इनमें से कोई नहीं था। दोबारा सुनो, प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका आकलन का नहीं है, और उसमें ऑप्शन में था व्यक्तिगत आकलन, स्व आकलन, समकक्ष आकलन, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। और उसका आंसर यही था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो तीनों थे। आज के 2 पॉइंट पूरे हो गए भैया। इसको पीडीएफ में भी दिखा दो तो हमारा मन मान जाएगा। देख लीजिए आकलन के तरीके भैया, व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व आकलन और समकक्ष आकलन। स्व आकलन खुद का, तीनों समझ में आ गए। समकक्ष आकलन में लिख लेना, एक विद्यार्थी का जब दूसरा विद्यार्थी आकलन करता है तो समकक्ष आकलन कहलाता है। और मजे की बात सुनो, टाइम इसलिए लगता है क्लास में, एक बार लिख कर पढ़ाया, दोबारा पीपीटी से पढ़ाया। साथियों आप खुद सोचना, यदि डायरेक्ट इससे पढ़ाता ना तो लंबे समय तक याद नहीं रहता। अभी तो आप लोग पढ़ रहे हो ना, किसी भी टीचर से पढ़ोगे याद हो जाएगा, लेकिन वो सारी बातें जिनमें टीचर पीपीटी का यूज करके आगे बढ़ जाता है ना, वो यही समझने आने वाली है। हर चीज के बताओ ना, तो हम पैसे ले रहे हैं ना साथियों कोई ऐसी वैसी बात है, ना हम भी कोई टीचर बनना है, आपके साथ नौकरी करनी है। इसलिए ज्यादा समय दे रहा हूं, ज्यादा समझाने पे जोर है ताकि ढंग से समझ सके। आगे सुनो जी, आगे साथियों अब आता है आकलन के प्रकार। देखो जल्दीबाजी पढ़ाने में शायरी भूल गए। आज शायरी बोलना था मेरे को, हम घर से सोच कर आया था कि ये शायरी बोलूंगा और मैं अभी बोल रहा हूं। सुनो, सबको ध्यान देना है कि अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो। आप जो ना, आप अपनी माँ के लिए क्या हो,
अरे आपकी माँ का जो हीरो है ना, वो हीरो आप ही हो जी। जब कोई आपको बुरा बोले ना, तो अपने आप को मान लेना कि हम क्या हैं, अपनी माँ के हीरो हैं, आदित्य प्रसन्न है। आपके जैसा ना तो कोई हो सकता है और ना कोई होगा। आपके घर में जो साथियों नाम रोशन करेगा ना, वो आप ही तो मेरे भाई बहनों। मतलब क्या हो गया भैया, क्योंकि ऊपर वाले ने वो सोचने के लिए किसको समझ दिया है, पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को। साथियों मैं क्लास लेता हूं तो मेरे पड़ोसी नाराज होते हैं और रिश्तेदार नाराज होते हैं कि हमारे ऊपर दुश्मनी निकाल रहा है। लेकिन सच्ची बात है जी, सच्ची बात, ये पड़ोसी और रिश्तेदारों को मजे लेने दो। इनके लिए एक चीज दिमाग में रखना कि भैया इनको तो क्या देंगे, निमंत्रण देंगे और इनको देसी घी में जिमाना है, देसी घी में जिमाना है जी। उस दिन देखना, इनके पास जाकर पूछना कैसा लगा हमारा खाना, अजी कैसी लगी हमारी मिठाई, तब तो मजा है, वरना क्या मजा जिंदगी का। ये हम सोच कर आया था और बोल दिया तो हम भी खुश हो गया। साथियों मजे की बात सुनो, भैया आपने आवश्यकता और महत्व करा दिया और आपने तरीके करवा दिए, लेकिन भैया बात तो प्रकार की थी। आज हमें आकलन के प्रकार बताइए। आकलन के प्रकार बताओ पहले, कितने प्रकार का आकलन होता है, पहले आप आकलन के प्रकार बताओ, बातों में मत लगाओ। तो सुनिए जी, आकलन की खतन वाली बातों में हमने बात क्या की थी कि आकलन मूल्यांकन का छोटा रूप होता है, और दूसरी बात की थी कि आकलन सूचनाओं को इकट्ठा करना होता है। तीसरी बात याद करो भैया, तीसरी बात यह थी कि आकलन जो होता है वो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है ना, उसी प्रक्रिया में अंतर्निहित होता है। और इसका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी किया था जिसका आंसर यही था। मतलब सुन लियो कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है कब होगी, जब मास्टर कक्षा में आवेगा पढ़ाएगा, उसको शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के बोलते हैं। बिल्कुल संजीव जी, हमारी बातें सारी सही है, लेकिन बताओ शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से पहले जो आकलन होगा ना, अजीब प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए, प्रक्रिया को स्टार्ट करने से पहले जो आकलन होगा ना, वो होगा साथियों, एक नंबर पर याद रखना, स्थापन आकलन। पहला आकलन का प्रकार है स्थापन आकलन। क्या होता है अभी बात करूंगा, पहले इतना सोचना कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, अरे आप क्लास में जाकर पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाने से पहले जो आकलन होगा वो स्थापन आकलन होगा। इसके और नाम देखिए भैया, इसको बोलते हैं आधार रेखा आकलन। आधार रेखा आकलन क्यों, मास्टर पढ़ाएगा और बालक को साथियों एक चीज ये सोचना, जब मकान का काम चलता है ना, तो कारीगर आएगा मकान बनाएगा, लेकिन उससे पहले क्या देगा, उस मकान को नींव देगा, नींव। मतलब ये हो गया मकान बनाने से पहले वो मिस्त्री आधार देगा। यही तो हो रहा है, आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हो, उससे पहले जो आकलन हुआ ना, मतलब पढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले जो आकलन हुआ, स्थापन आकलन कहलाएगा। इसी का दूसरा नाम है आधार रेखा आकलन, और इसी का एक नाम और है जी नियोजनात्मक आकलन। कभी कभी बावड़ा बना देता है, तो नामों को सुन लेना, ज्यादा काम का नाम तो यही है। एक प्रकार तो ये हो गया, और दूसरा प्रकार भैया पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले स्थापन आकलन। तो जब पढ़ाएंगे ना तब कौन सा होगा भैया, तब होगा रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन बोलो साथियों, किसी की रचना करना, निर्माण करना एक ही बात होता है। आज यदि हम हाथी बनाता हूं ना, तो आप ये कहोगे भैया ने हाथी का निर्माण कर दिया, और यही बात कोई दूसरा बोलेगा भैया आपने तो आज हाथी की रचना कर दी। मतलब हो गया कि रचनात्मक आकलन बोलो या इसी को निर्माणात्मक आकलन बोलो, इसी को निर्माणात्मक आकलन बोलो। यहां पर एग्जामिनर अंग्रेज बनता है, अंग्रेजी में भी याद करना है, लेकिन अंग्रेजी में केवल इतना याद करना है कि इसको एफए बोलते हैं। ओहो, दो प्रकार तो गए,
पढ़ाने से पहले का और पढ़ाने के टाइम का। लेकिन भैया पढ़ाने के बाद में जो होगा ना, उसको बोलते हैं साथियों योगात्मक आकलन। योगात्मक बोलो, संकलनात्मक बोलो, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऐसे। हम चाहूंगा आप लिखे 2, 3, और साथियों चौथा प्रकार जो होता है ना, वो तो बेचारा सीधा साधा बोला बाला होता है, जिसको हमने पहले ही पढ़ लिया, निधानात्मक आकलन। कि इतना करने के बाद में भी पढ़ाने से पहले आकलन कर लिया, पढ़ाते टाइम आकलन कर लिया, और पढ़ाने के बाद में भी आकलन कर लिया, फिर भी यदि लगाना कि बेचारे किसी टाबर को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जी, अजी उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए एक आकलन और बनाया गया कि निदानात्मक आकलन। भैया इस निदानात्मक आकलन में करोगे क्या? अरे इसमें देख लेंगे जी, यदि किसी को कठिनाई आ रही है उसका निदान कर देंगे, उसका भला कर देंगे, उसके लिए उपचार करेंगे ना, उसके बारे में सोच लेंगे जी, सोच लेंगे। यही प्रकार है। एक एक से बात करूंगा। आज आपको क्या लग रहा है इनको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, एक एक से बात करने वाला हूं, एक एक से। लेकिन 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 प्रॉब्लम ये होती है कि भैया नाम याद नहीं होते, ऐसे ही याद करना है। यदि पढ़ाते टाइम करोगे ना, तो भैया रचनात्मक इससे पहले करोगे स्थापन आकलन, बाद में करोगे योगात्मक आकलन, और कुछ रह गए ना बेचारे छोटे छोटे टाबर जिनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, और इन तीनों आकलन में भी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, उनके लिए आता है हमारा सीधा मासूम बोला बाला निदानात्मक आकलन, जो केवल एक लाइन में पूरा हो जाएगा। ये आज की बेस्ट चौकी चौकी बातें थी जी, चौकी चौकी। अब आप बताओ, लिखने की वजह से साथियों आधा घंटा हो गया। हम सोचता हूं क्लास को जल्दी करूं, लेकिन करूं कैसे? यदि लिखूं नहीं तो हमारा मन नहीं मारता, अरे लिखूं नहीं तो फिर हमें लगता है याद नहीं हुआ होगा, और यदि लिखा हुआ पढ़ाऊं तो हमें लगता है हम मेहनत नहीं कर रहा। क्या करूं भैया? दामोदर भैया आप बताओ, क्या 1 घंटे की क्लास चलने दिया जावे या क्लास को कम कर लें? सोचिए आकलन के प्रकार। पहला प्रकार स्थापन आकलन हो गया, इसी को तो आधार रेखा आकलन बोला, और इसी को नियोजनात्मक। हो टेक्निकल भैया गलती करते हैं, नियोजनात्मक आकलन बोला भैया हो गया। दूसरा रचनात्मक बोलो या निर्माणात्मक बोलो, इसी को एफए बोल दिया, ये भी हो गया। चौथे को देखो, सारांशात्मक बोलो, योगात्मक बोलो, अरे संकलनात्मक बोलो, ऐसे बोलो। अभी बात करूंगा, आपको क्या लग रहा है तरीके से बात करने वाला हूं। और चौथा हो गया निदानात्मक आकलन। इसी के साथ साथ बिल्कुल 1 घंटा ही होगी। आज हम सोच के आया था 35 मिनट पढ़ाऊंगा, लेकिन साथियों 35 मिनट में मजा नहीं आता। 1 घंटा क्लास होगी जी, 1 घंटा। जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना उनको भी देखना है। धक्का लगाओ, क्लास को चलने दो, ऐसे बोलना है भैया। चाल बदियो हो गया। 4 प्रकार हो गए, एक एक प्रकार की बात कर लेते अलग अलग। भैया पहला प्रकार याद कराओ, स्थापन आकलन वाला। स्थापन जो आकलन होता है ना, उसका हमको दो याद करवाओ। साथियों लिखना क्या है, हम नोट्स बना रहा हूं, पात्रता के बाद में बनाए दे दूंगा जी। सुन लीजिए, सुन लो भैया। जो 70 होगा ना, 70 प्रारंभ से पहले, 70 जो प्रारंभ होगा उससे पहले किया जाता है। आप पढ़ाने जाओगे, पढ़ाने से पहले किया जाएगा। और मजे की बात देखिए, मैं ये कहता हूं स्टार मत लगाओ, भगवान लगा लेना, भगवान। स्टार का मतलब क्या होता है? तारे। तो तारे नहीं लगवाना, इसके भगवान लगा लेना, भगवान है। स्थानापन्न आकलन का कि कक्षा 2 से शुरू होता है, कक्षा 2 से शुरू होता है। भैया कहां तक? कहीं तक भी कर लो, उच्च कक्षाओं तक कर लो, लेकिन याद रखना क्लास अटक रही है तो माही जी आपका नेट आज आपने खत्म कर दिया है जी, इसलिए अटक रही है। मतलब कक्षा 2 से शुरू होता है। लेकिन सुनना, एक समस्या है। क्या भैया बताओ? ऐसी स्कूल जिसमें सीसीई पहले से लागू है। मेरी बात को ढंग से सुनो ना। ऐसी स्कूल जिसमें सीसीई क्या है?
भैया पहले से लागू है। ऐसी स्कूल है जिसमें पहले से लागू हो। CCE क्या होता है? आगे पढ़ेंगे जी, आगे पढ़ेंगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन 2-3 बार तो चर्चा हो गई है, लेकिन होता क्या है वो तो बाद में ही पता पड़ेगा। लेकिन यदि पहले से लागू है ना, तो उसका जो उसको आधार जो देगा ना, वो देगा साथियों हमारा ऐसे योगात्मक मूल्यांकन ही उसका आधार होगा। किसका? जिसमें CC ही लागू है। याद करो, मिस्त्री कारीगर कोई मकान बनाएगा, यदि उसमें उस मकान में पहले से ही नींव भरी हुई है ना, तो साथियों उसकी जो नींव होगी वो वही होगी जो कारीगर जाकर मकान में स्टार्ट करेगा। लेकिन जहां पर बंजर भूमि हो, कुछ हो ही नहीं, या नया नया काम चालू होगा ना, तो कारीगर पहले नींव खोदेगा और वही नींव होगी। यहां से प्रश्न आता है कि यदि कोई स्कूल है वहां पर पहले से ही CC लागू है ना, तो वहां पर बच्चों के आकलन का जो आधार होगा ना, वो कौन सा आकलन होगा? तो याद रखना, सभी के लिए आधार ये होता है स्थापन आकलन। तभी तो इसका नाम पड़ा था कि आधार रेखा आकलन। लेकिन भैया यदि CC पहले से लागू है ना, तो फिर ऐसी स्कूलों का आधार जो होगा वो योगात्मक आकलन होगा। क्या होता है थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, याद रखना। लेकिन भैया ऐसी स्कूल जिसमें CC अभी शुरू हुआ है, आज यदि CC शुरू हुआ है ना, तो इसको जो आधार देगा ना, इसको आधार देने के लिए हमारा ये स्थापन जो आकलन है ना, वही आवश्यक होगा। अरे यही जरूरी है। तो भैया यदि यहाँ पर CC लागू है और यहाँ पर यदि अपन इस आकलन का यूज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन जो आधार देगा ना, वो आधार तो ऐसे ही देगा। कौन सी स्कूल में? जहां पर पहले से लागू है। और जहां पर अभी अभी शुरू हुआ है ना, तो फिर उन स्कूल में कक्षा 2 से 5 तक क्या होगा? उनके लिए स्थापन आकलन ही आधार देगा जी। आधार पहला प्रकार पूरा होता है, पूरा। एक लिखकर कमेंट करो समझ में आया या दोबारा पढ़ाऊं? प्रेम गुजर जी, भाषा देसी हो परदेसी हो, बात मैनेजमेंट की करते हैं, एजुकेशन उसकी सिस्टम की बात करते हैं, टीचिंग मेथड की बात करते हैं। आप अपनी मदर्स भाषा बोलो, मातृभाषा बोलो, बात समझ में आना चाहिए जी। हमारा और आपका रिलेशन ये है कि क्या पढ़ा रहे हो समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। मोटी मोटी बातें सुन लेना। भैया सत्र प्रारंभ से पहले होता है, हमें बावड़ा नहीं है, लेकिन कक्षा 2 से शुरू होता है। लेकिन एक समस्या है कि यदि CC ही पहले से ही है ना, तो फिर उसको आधार देने के लिए स्थापन आकलन इतना आवश्यक नहीं है। उतना आवश्यक क्या है? योगात्मक आकलन है। फिर ये क्या काम करेगा? क्या इसको कर सकते हैं? कर तो सकते हो, लेकिन आधार तो योगात्मक आकलन ही देगा। लेकिन ऐसे स्कूल जिनमें CC अभी शुरू हुआ है, उनको आधार देने के लिए कक्षा 2 से 8वीं तक यहीं से गुजरना पड़ेगा जी, स्थापन आकलन से। रिपीट मार दिया दामोदर जी, रिपीट मार दिया और मार देंगे। आप कहोगे इसको मारकर ही पीछा छोड़ेंगे? नहीं बढ़ूंगा आगे, नहीं बढ़ूंगा। सुन लो मेरे दामोदर भैया एक बार और। स्थापन आकलन वो होगा आप पढ़ाने जाओगे उससे पहले करोगे। पहली बात कब करोगे? गुरुजी पढ़ाने से पहले, सत्र प्रारंभ होगा उससे पहले करेंगे। खत्म है जी, खत्म है। कक्षा 2 से शुरू करेंगे। लेकिन यदि ऐसी स्कूल है जिसमें ये CC पहले से ही लागू हो, तो उनको बालकों को आधार देने के लिए स्थापन आकलन आवश्यक नहीं है। आप कर तो सकते हो, लेकिन जो आधार दिया जाएगा ना, वो तो योगात्मक आकलन के द्वारा ही दिया जाएगा। लेकिन भैया ऐसे स्कूल जिनमें अभी अभी शुरू हुआ हो, तो क्या करेंगे? ऐसे बालकों के लिए तो हमारा स्थापन आकलन है ना, वो आवश्यक है जी, जरूरी है, आवश्यक है, आवश्यक। यही बात को हम 5-10 मिनट से आपका दिमाग खा कर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हम परेशान नहीं हुआ, लेकिन रिपीट करूंगा तो फिर समय लगेगा जी। मेरे हिसाब से पूरा हो गया, पूरा हो गया। ओहो, एक तो समझ में आ गया, अजी दूसरा समझाओ तो बात बने। दूसरा कौन सा है भैया? पढ़ाने से पहले का स्थापन हो गया ना, तो फिर पढ़ाने के समय वाला बताओ। और उसको तो हम जानते हैं कि रचनात्मक आकलन होता है।
आज इसको मैं एफए बोल रहा हूं, एफए। वो अंग्रेज बनकर एफए भी ऑप्शन में देता है जी। एक बात तो भैया आप बताओ या मत बताओ, आज हम जान गए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। एक बात हम जानते हैं भैया, कौन सी तुम्हें शर्म नहीं आ रही, लाइक भी नहीं कर रहे हो, लाइक करो। सुनना, एक बात तो भैया हम जानते हैं कि पढ़ाने के समय किया जाता है, अजीब पढ़ाने के समय होता है भैया, पढ़ाने के समय किया जाता है जब आप शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जब आप कक्षा में पढ़ाते हो ना, उस समय होता है। और भैया ये मत बोलना आपने याद करवाया, हमने समझा है तब है, मान गया जी आपको आता है। लेकिन दूसरी बात सुन लो, किसी बच्चे को जानने के लिए, अजय बच्चे को जानने के लिए सबसे बेस्ट होता है, जानने के लिए सबसे बेस्ट आकलन होता है। अब इसी लाइन को पीपीटी के माध्यम से पढ़ा था, 10 सेकंड बचती, लेकिन सुनो, आप ये बताओ, मैं पढ़ा रहा हूं, आप कमेंट करते हो ना, जब कमेंट करने से ही मुझे इतना पता पड़ गया कि तुम कितने अच्छे हो और बुरे हो। बताओ, यदि कोई एक बीच में आता है, आप नहीं बोल देते कि भैया इस मंगते को निकालो। अरे जब ऑफलाइन क्लास हो, सोचना कक्षा में एक टीचर शिक्षण करवा रहा है, आप अधिगम कर रहे हो, पढ़ाने के समय आप बताओ बच्चे को ज्यादा जान पाओगे कि बच्चा घर बैठा है, जब बच्चे आपको दिख नहीं रहा, सब पक्षों का आप अध्ययन करना चाहते हो, कब बच्चे को बेस्ट तरीके से जान पाओगे? बता दो जी, यही तरीका है, लिख लेना। पूछता है आज इसके भगवान तो मत लगाओ, लेकिन चांद बाबा लगा लो, आज स्टार नहीं, आज इसके चांद बाबा लगा लो, चांद बाबा। गांव में बोलते हैं ना चांद बाबा है, आज ये हमारे आकलन का चांद बाबा है। वो पूछेगा कि बच्चे को जानने के लिए बताओ सबसे बेस्ट आकलन कौन सा है? अजी सबसे बेस्ट यही है, रचनात्मक आकलन। कब होगा? कि भैया पढ़ाने के समय किया जाता है। और सुनो इंपॉर्टेंट बात, भैया कब किया जाएगा? पूरे शिक्षण सत्र में किया जाता है, पूरे शिक्षण सत्र में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बीच बीच में करते हो, ना जी ना, पूरे शिक्षण सत्र में होता है। और यदि याद कर सको ना, कर लेना। ये बात रस्किन बोलता है, रस्किन बोलता है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, बालक को बेहतरीन तरीके से जानना है, इसलिए पूरे शिक्षण सत्र में लूंगा। मतलब पूछेगा कि जो रचनात्मक आकलन होता है वो बताओ अंतराल में होता है कि पूरे शिक्षण सत्र में? तो सुनना कि भैया पूरे शिक्षण सत्र में होता है। और कभी पूछ लेना कि ये बात किसने बोली है, तो याद रखना रस्किन ने बोली है। अजी रस्किन बोलता है मैं रिस्क ले ही नहीं सकता, जो टाबर बेटा है ना उसको तरीके से जानना है, और एक गजब तरीके से जानना है, इसलिए पूरे शिक्षण सत्र में चलेगा। और सुनो, पढ़ाने के समय किया जाएगा, बच्चे को जानने के लिए सबसे बेस्ट आकलन है। साथियों एक बात और सोचना, कक्षा में पढ़ा रहे हो बच्चे को, यदि कोई गलती हुई ना तो उसका मूल कारण भी पता कर लोगे और उसका उपचार भी कर लोगे। मतलब ये हो गया कि भैया निदानात्मक भी होता है और उपचारात्मक भी होता है, निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों होता है रचनात्मक आकलन, याद रखना। और इसी के साथ एक बात और बोलने जा रहा हूं, बात मोटी है, काम की है, कहानी के माध्यम से बोलूंगा क्योंकि साथियों काम आने वाली है। बिल्कुल कहानी के माध्यम से बोलूंगा, मुझे जगह नहीं मिल रही, इसलिए मैं इस एफए को उठा रहा हूं। याद करना, इसके बारे में एक बढ़िया बात बता रहा हूं। भैया आपको एक बात बताते हैं, हमारी लाइब्रेरी में एक लड़का आता था। लड़का क्या था भैया? बहुत बढ़िया था, लेकिन क्या रहता था भैया? सेड रहता था, सेड। सेड का मतलब भैया उदास रहता है। हम जब भी लाइब्रेरी जाते हैं हमें सबसे पहली सीट पर ये लड़का मिलता है और बहुत उदास रहता है। भैया इसका रीजन पता हो तो बता दो, ताकि उस भैया की प्रॉब्लम उस भैया की समस्या को दूर कर सके। तो सुना साथियों, भैया नहीं, यदि आप भी जब कभी अपनी लाइफ में सैड फील हो ना, कभी कभी उदासी एलोन फील होता है, अकेलापन फील होता है, दो बातें याद रखना। एक तो साथियों खुद को क्या देना है? फीडबैक देना है।
हमें क्या करते हैं साथियों, याद रखना। आप स्टडी कर रहे हो, आपको लग रहा है याद ही नहीं हो रहा, अरे ऐसा मत सोचो। रात को सोने से पहले ऐसा सोचो कि आज जितना आपको याद हुआ है ना, दुनिया में किसी को नहीं हुआ। अपने आप को फीडबैक दीजिए। अरे जब अपनी बड़ाई करने वाला नहीं मिले ना, खुद की बड़ाई खुद करो। इस दुनिया में ना कोई साथ देगा और ना साथियों ना कोई किसी से उम्मीद करनी है, खुद की बड़ाई खुद को करनी है। पहली बात तो ये याद रखनी है, जब कभी उदास होना तो साथियों आदत डालो खुद को फीडबैक देने की। और दूसरी बात, खुद में क्या कमी है ना, पहले ही खुद का क्या करो भैया, खुद का क्या करना है, स्वयं मॉनिटरिंग। हम बोलते हैं ना, खुद का खुद ही मॉनिटरिंग करो, ताकि पता पड़ सके जी अपने में क्या प्रॉब्लम है, ताकि दूर करने की सोच तो सके। ऐसी बातें आप अपने साथ करोगे ना, तो जिंदगी में कभी उदासी फील नहीं होगी। यहीं से याद रखना जी, इसी कहानी से याद रखना भैया क्या, कि भैया दो चीज ध्यान रखना कि रचनात्मक आकलन के लिए शेडलर ने एक बात कही है। शेडलर कहता है कि रचनात्मक आकलन में दो बातें आती है, एक तो फीडबैक, फीडबैक और दूसरी बात आती है स्वयं मॉनिटर। मतलब जो मॉनिटरिंग होती है ना, वो इसी में आती है। ये दो बातें आती है, शेडलर बोलता है। और एक बात और याद रख लेना, क्योंकि बच्चे को अच्छी तरीके से आकलन करना है ना, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब इसी को बोलते हैं साथियों सूक्ष्म आकलन। पूछेगा कि निम्न में से सूक्ष्म आकलन है रचनात्मक आकलन, स्थापन आकलन या योगात्मक आकलन या निधनात्मक आकलन, तो याद रखना। और ये बात किसने बोली है भैया, ये बात बोली है सेनेटरी ने। याद रखना, सेनेटरी ने एक बात बोली है कि ये क्या है, ये सूक्ष्म आकलन है। और एक बात और ध्यान रख दे लेना, बालक क्या कर रहा है भैया, हम बालक को पढ़ा रहे हैं, बालक बार बार गलती कर रहा है, हमें बार बार आकलन करना पड़ रहा है। अजी वो पूछता है कि बताइए बारंबार आकलन की प्रक्रिया कौन से आकलन की विशेषता है, बताओ रचनात्मक आकलन या योगात्मक आकलन। आज याद रखना, बारंबार आकलन किया जाता है। भैया क्या बोल रहे हो, बारंबार आकलन किया जाता है जी, तीन बातें हो गई। यही रचनात्मक आकलन है भैया, पढ़ाने के दौरान किया जाता है, बच्चे को जानने का बेस्ट तरीका है। शेडलर बोलता है कि फीडबैक इसी में आता है, स्वयं मॉनिटर इसी में आता है भैया। सूक्ष्म आकलन बोलता है सेनेटरी, और रस्किन बोलता है पूरे शिक्षण सत्र के दौरान चलता है। और साथियों बारंबार आकलन होता है, और सेनेटरी बोलता है कि ये सूक्ष्म आकलन है। इससे बाहर जब पूरा टॉपिक हो जाए ना, ये हो ही नहीं सकता कि आप लोगों का आकलन से प्रश्न गलत हो जाए। और निदानात्मक और उपचारात्मक इसी में आता है। एक बार पीपीटी के द्वारा पीपीटी के द्वारा भी देख लीजिए। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं, इसकी जगह हम चाहूंगा कि यहाँ पर आप रचनात्मक आकलन ही लिख ले कि रचनात्मक आकलन की विशेषताएं, यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। मतलब जब आप पढ़ाते हो ना, तो पढ़ाते टाइम किया जाता है, अरे पढ़ाने के समय किया जाता है भैया, ये तो आपने करवा दिया। इसमें जो होता है ना, विद्यार्थी की भूमिका बढ़ जाती है जी, बिल्कुल बढ़ जाती है। याद करो तीसरा पॉइंट कि भैया ये नैदानिक होता है और उपचारात्मक होता है। इसमें शिक्षण के दौरान आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों, अरे ये तो करेगा, अरे ये तो मास्टर की टेंशन है जी। हमें इतना याद करना है कि ये नैदानिक और उपचारात्मक होता है। बिल्कुल पार्वती जी, अब तो हम भी समझाता हूं और आप भी समझते हो। आप बताओ, नॉलेजेबल क्लास है, समझ में आवेगी, आकलन तो मिलेगा ही नहीं। अभी तो जब पूरा हो जाएगा ना, तब मजे लेना। कोई सा प्रश्न हो ऐसे करोगे, पीडीएफ भी दिया करो। अज्जू भाई जी देखो, ये वाली पीडीएफ तो मैं दे देता हूं, और आप ये कहो कि भैया नोट्स ही दो, जो आप पे बाप बातें बोल रहे हो ना, वो बातें हमें लिखित में चाहिए। तो साथी पात्रता बाद में दूंगा, एक बार बुक निकालने की कोशिश कर रहा हूं, बुक आएगी उसके बाद में दूंगा। प्रॉब्लम हो जाती है जी, अगर पहले नोट्स दूंगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझा करो। और बताओ,
विद्यार्थी को स्वयं सक्रिय रूप से शामिल होने का मंच प्रदान करता है। बिल्कुल, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बच्चे को वैसे भी पढ़ना होगा ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को ज्ञानेबल क्लास, ये पार्वती जी भाषा बदल रहे हो, मतलब अधिगम में परिवर्तन कर रहे हो जी। बिल्कुल सही है, सही है। बताओ पांचवा पॉइंट भैया, ये सेनेटरी मोड है, वो रचनात्मक आकलन को बोलता है। सूक्ष्म आकलन ये भी हमारा हो गया। प्रभावकारी फीडबैक की व्यवस्था है। भैया फीडबैक की बात आपने बता दी, और ये बात आपने पहले आकलन की खतन वाली बातों में भी की थी। आज यदि ये पूछेगा कि बताओ फीडबैक वाली जो बातें होती है कहां पर होती है, तो याद रखना रचनात्मक आकलन में। और वो बात यहां से छूट तो गई है, लेकिन हम छोड़ने वाला नहीं हूं। यहीं पर आप लिख लेना जी, यहीं पर लिख लेना। क्या भैया, क्या नाम था भैया? सेडलर। साथियों सेडलर बोलता है कि जो रचनात्मक आकलन है ना, इसमें एक तो फीडबैक भी शामिल है, और दूसरा क्या है साथियों, बता दो भैया? दूसरा है स्वयं मॉनिटर। याद हो गया? जब उदास हो खुद को फीडबैक दो और खुद को मॉनिटरिंग करो जी, उदासी दूर हो जाएगी। ये साथियों हमारा प्रकार था रचनात्मक आकलन। और भैया तीसरा प्रकार बता दो। तो भैया तीसरा प्रकार है योगात्मक आकलन। तीसरा प्रकार है, हाँ 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं लूंगा। तीसरा प्रकार है योगात्मक आकलन, जिसको भैया ऐसे बोलते हैं। और आज भैया सुन लेना, आज एक बार और सुन लो। जिस प्रकार रचनात्मक आकलन में हमें पता था ना कि पढ़ाने के समय होगा, उसी प्रकार आज हमें इसके बारे में भी पता है। मजे ले रहा हूं जी सुनील जी, मजे। इसको इग्नोर करना है, सुनना। कहां गया? आज योगात्मक आकलन के बारे में आपको पहले से एक बात पता है कि भैया जब पाठ्यक्रम होगा ना, पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होता है। भैया पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होगा। एक बात तो ये ध्यान रखो, और दूसरी बात सुनो भैया, जब लास्ट में होगा ना, तो आपने जो शिक्षा प्राप्त की है ना, आपने जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से शिक्षा प्राप्त की है ना, उसका सार देता है। सार कि आपने सीखा क्या है भैया, उसका सार देगा ना। उसी से तो इसका नाम पड़ा है। इसी को बोलते हैं सारात्मक आकलन। इसी को तो बोलते हैं कि सारात्मक आकलन है। क्यों बोला? क्योंकि शिक्षा प्राप्ति का सार देता है। और सुनना भैया, ग्रेड देता है। ग्रेड जब लास्ट में होगा ना, तो योगात्मक आकलन आपने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया करवा दी, तो साथियों ये क्या देगा? ग्रेड देगा, ग्रेड। और सुनो, उपलब्धि का स्तर बताता है कि आपकी उपलब्धि का स्तर क्या हुआ। भैया उपलब्धि का क्या बताता है? स्तर बताता है। और 1% जैसे वहां पर बोला था ना सेनेटरी ने कि वो सूक्ष्म आकलन है, उसी प्रकार ये बोलता है कि भैया ये क्या है? भैया ये वृद्ध मूल्यांकन है। वृद्ध मूल्यांकन। बताओ मूल्यांकन क्यों बोला? भैया इसलिए बोला है, आपने बताया था कि मूल्यांकन वो होता है जिसमें निर्णय लिया जावे। और आज देखो ये आकलन धोखा दे रहा है। आज इस आकलन में ग्रेड दिया जाएगा, और यदि ग्रेड दिया जाएगा ना, तो साथियों आकलन की तुलना में तो वृद्ध है। ओहो, तो इसलिए तो इसको वृद्ध मूल्यांकन बोला है। और बोलने वाला कौन है? तो भैया सेनेटरी है। आज इसको सेनेटरी बोलता है, वृद्ध मूल्यांकन। यही है जी, यही है। हम पानी पी लेता हूं, आप देखिएगा। अब और सुनो भैया, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात आप ये बताओ कि आपने बोला था कि रचनात्मक आकलन जो होता है ना, वो पूरे शिक्षण सत्र में चलता है। फिर योगात्मक आकलन के बारे में तो बोलो। भैया याद रखना, अंतराल में होता है। अंतराल में भैया पूछता है कि निम्न में से आकलन का कौन सा प्रकार है जो अंतरालों में होता है। याद रखना योगात्मक आकलन। भैया कैसे? अद्वार्षिक यही आएगी, अजीवार्षिक यही आएगी। हो भैया एक गाना आता है, होले होले। होले होले से होता है। होले होले से का मतलब पता है?
रुक रुक कर होता है, अंतराल में होता है। तो ये बात बोलता है होरलेन। होरलेन कहता है कि योगात्मक जो आकलन है ना वो अंतराल में होता है। सुनो जी सुनो, बात वो नहीं है कि भैया इनके नाम याद करने हैं कि नहीं करने, लेकिन काम की बात ये है, आज मैं आपको ये तो बोल दूंगा कि अंतराल में होता है, दिमाग में घूमना चाहिए। हम मेरी तरफ से नहीं बोल रहा अजी, हम बोल रहा हूं जी, ये होरलेन ने बोला है कि योगात्मक आकलन क्या होता है, होले होले होता है, होले होले। बिल्कुल नरेश जी, ज्ञान की क्लास है, ज्ञान की, क्योंकि होरलेन ने बोला है कि ये अंतराल में होता है, इससे ज्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अब फर्क ही नहीं पड़ेगा। यदि मेहनत करूंगा ना तो साथियों होगा, कल जीके का रिवीजन लेंगे, वरना देखते क्लास रह गई तो इससे आगे का ऑब्जेक्टिव लेंगे। सुनो, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब बात मजे की देखिए, वो एक प्रश्न 50 बार नहीं, अब तक यहां से एक ही प्रश्न पूछा है। अजी वो पूछता है कि आप बताओ कि भैया ने क्या बनाया। अरे सुनो जी सुनो, हमारे घर में मम्मा जी है ना, मम्मा जी ने बनाया खीर। मम्मा जी खीर बना रही है, मम्मा जी खीर बना रही है भैया, बना रही है ना, काम चल रहा है जी। अरे फड़फड़ाने की प्रक्रिया चल रही है। बताओ, हनुमान भैया पढ़ा रहे हैं, हनुमान भैया आकलन पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार मम्मा जी खीर बना रही है। अब देखो क्या होगा भैया, यदि मम्मा जी खीर बनाते बनाते इसका स्वाद चेक करने के लिए, स्वाद चेक करने के लिए इस खीर को क्या करती है भैया, शादी में हूँ, साथ साथ क्लास ले रही हूँ, क्या बात हमारी जी। सुनो ना, मम्मा जी खीर बना रही है और खीर बनाते बनाते स्वाद को चेक करने के लिए इसको टेस्ट करती है ना, तो वो तो किस में आएगा। और साथियों, आप मम्मा जी जैसे ही खीर बना देती है और आपको बोलती है ना कि बेटा और बेटी आ जाओ, खीर बन गई और खा लीजिए, आप जाते हो और बनी बनाए खीर खाते हो, और खीर खाते ही बोलते हो मम्मा जी आज की जो खीर है ना एक नंबर है, एक नंबर। मतलब ये हुआ दुनिया में ऐसी खीर कोई बना ही नहीं सकता। दो बातें हो गई जी, बनने के बाद में आप खाते हो तो ये वाली बात हो गई, और बनते टाइम यदि मम्मा जी क्या कर रही है, उसका स्वाद टेस्ट कर रही है, तो ये बात हो गई। याद रखना भैया, ये तो आ गया रचनात्मक में, क्योंकि भैया खीर की रचना की जा रही है, खीर बनाई जा रही है, हमें बावड़ा बनाने की कोशिश करना ही मत। मास्टर क्लास में आया, शिक्षण करवा रहा है, अजीब पढ़ा रहा है मास्टर, पता पड़ गया कि कोई गलती बालक कर रहा है, ये मास्टर ने कोई गलती कर दी कि उसका शिक्षण बेहतरीन होना चाहिए, उसके लिए कोई प्रभावशील शिक्षण विधि का प्रयोग करना था। मास्टर कर लेगा जी, कर लेगा, और ढंग से कर लेगा, यही तो रचनात्मक था। अरे यही तो निर्माणात्मक था, यही तो निर्माणात्मक था, तभी तो बच्चे के लिए बेस्ट आकलन था। और मम्मी खीर बना रही है, मम्मी ने खीर को टेस्ट किया, लगा मीठा कम है, अजी चावल सही तरीके से तैयार नहीं हुए, तो मम्मा जी उसको समझ देगी, उसको बेस्ट से बेस्ट बनाएगी, तभी तो रचनात्मक आकलन हुआ। वो पूछता है, एक बावर्ची है जो खाना बनाता है, और खाना बनाते हुए खाने को क्या करता है, टेस्ट करता है। बताओ जी कौन सा आकलन है। अजीब बनाते समय कर रहा है ना, रचनात्मक आकलन है। और जैसे ही खाना बन गया और उस खाने को कोई अतिथि आता है ना, वो पड़ोसी खाना खाने आते हैं, अजी वो रिश्तेदार जो हमारी बुराइयां करते हैं ना, वो रिश्तेदार खाना खाने आते हैं ना, और रिश्तेदार खाना खाते ही बोलते हैं वाह मम्मा जी क्या गजब की सब्जी बनाई है, क्या गजब की खीर बनाई है। अजी यही तो है, आज बन गया, आज पढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद में कर रहे हो, तो ये साथियों योगात्मक आकलन हो गया। यही सीटेट में बावड़ा बनाता है, हर बार नाम चेंज कर देता है। हम चाहूंगा इस बात को तरीके से याद करें। कैसे भैया, कि यदि बावर्ची खाना बना रहा है, काम चल रहा है, पढ़ा रहे हो, उस समय कोई विधि चेंज करते हो, विधि बढ़िया है या नहीं है उसका टेस्ट करते हो ना, रचनात्मक आवेगा। बावर्ची खाना बनाते हुए खाने को टेस्ट करेगा ना, वही रचनात्मक है, और उसको खाने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार अतिथि बनकर आवेगा ना, तो वही योगात्मक है।
हाँ, अभी वो आया था, तुम्हारी एकता देखकर चला गया, इसी को महानता बोलते हैं, यही अपनापन है। हनुमान भैया पीस नहीं, हनुमान भैया को अपनापन चाहिए। यदि तुम लोगों ने साथ दे दिया ना तो रीति विज्ञान मतलब इतनी ही पढ़ाऊंगा, दोनों में कॉमन होगी, पूरी समेट कर इतने प्रश्न करवा दूंगा, गारंटेड के साथ है, क्योंकि हम भी पढ़ रहा हूँ साथियों। जो मेरा मैटर है ना वो पहुंचा दूंगा। एक चीज बताना, क्या कर सकता हूँ साथियों, लिखकर तो नहीं दे सकता, जान दे नहीं सकता, इतना कह सकता हूं तुम्हारे पास किताबें हैं, तुम्हारे पास मॉडल पेपर है, तुम्हारे पास यूट्यूब पर दुनिया भर के टीचर हैं, आकलन को पढ़ लेना, आकलन को यहां भी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आकलन क्या है। और सुन लो आकलन, अब आप कहो भैया आपका पढ़ने के बाद में भूल जाते हैं, नहीं भूलने दूंगा साथियों, दुगनी मेहनत कर रहा हूं। ये क्लास 1 घंटे की हो गई ना, ये 4 से 5 मिनट में रिवीजन की रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड में केवल बातें करता हूं, पढ़ने की शुद्ध हिंदी बोलना आता है वो उस दिन पता पड़ेगा जब आप रिकॉर्ड क्लास देखोगे। हमको मजा नहीं आता, हम जो यहाँ पर नौटंकी करता हूं मजा नहीं आता साथियों। 10 बज रहे हैं, एक गांव की बहन को देखना, 8 बजे पूरे घर वाले सो जाते हैं, सरकार पीछे पड़ी हुई है, लाइटें काट काट कर परेशान करती है। यदि वो बहन अपने बच्चों को साथियों, बच्चे को छोड़कर यदि क्लास लेती है ना, महान है, महान है। वो बहन बोर नहीं हो, उस बहन को लगे नहीं कि भैया आपकी क्लास में बोर हो गए, हमें आकलन समझ में नहीं आ रहा। अरे जिसने किताबें छोड़ दी ना, सोचना 10 बार रिवीजन करवा दूंगा, मुख्य परीक्षा तक मैं ये बोलता हूं। भैया नहीं, आप भी पढ़ाना चालू कर दोगे, ये रीति विज्ञान इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। बता दो योगात्मक आकलन पूरा हो गया, लेकिन भैया नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आप हमें पीपीटी में भी बताओ तो सुन लो। भैया सारांशात्मक आकलन क्यों बोला, अभी तो आप बोल रहे थे कि ये ऐसे हैं, अभी तो आप बोल रहे थे कि ये योगात्मक आकलन है, बिल्कुल यही है, लेकिन भैया ये सार देता है लास्ट में, इसलिए इसको सारांशात्मक आकलन बोल दिया। विशेषताएं देख लीजिएगा, पूरी करवा दी, केवल और केवल देखना है। भैया पहली विशेषता बताओ, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करता है। भैया ये अधिगम का आकलन क्या है, अजी छोड़िए छोड़िए, बाद में अलग से लड़ेंगे। अपने आप को बहुत भारी समझते हैं कि अधिगम का आकलन क्या है, अधिगम में आकलन क्या है, अजी अधिगम के लिए क्या है, के रूप क्या है, हम बताऊंगा जी कैसे उनको याद करना है। लेकिन आगे की लाइन सोचो, इस बात का आकलन करता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है। भैया बिल्कुल यही तो बोला था कि उसकी उपलब्धि के स्तर को बताता है कि क्या सीखा, क्या सीखा। दूसरा देखिए भैया, आपने बोला पाठ्यक्रम के समाप्ति पर होता है, अजीब पाठ्यक्रम बोलो, सत्र बोलो, इकाई बोलो, उसकी समाप्ति पर किया जाता है, बिल्कुल। और मूल्य का निर्धारण करता है। भैया भैया ये बात तो हमें परसों ही पता थी कि मूल्य से आकलन बना है। जब आकलन यहाँ पर पूरा खत्म होने वाला है, लास्ट आकलन का प्रकार खत्म होगा, तो करेगा क्या, मूल्य को तो निर्धारण करेगा, यही तो मापन क्या करेगा, अंक देगा ना। क्यों, अंक से बना है तो मूल्यांकन क्या देगा, अरे मूल्य का निर्धारण करेगा, उसी से तो बना है। तीसरी बात देखिएगा कि शैक्षणिक उत्पादन संबंधी मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। वो वाली बात हो गई जी जो सेनेटरी ने बोली थी ना कि ये क्या है, थोड़ा सा मूल्यांकन जैसा ही है, मतलब वृद्ध मूल्यांकन है। जब आप आकलन में बातें करोगे ना, सब तो आकलन है, लेकिन साथियों तुलनात्मक क्या है, मूल्यांकन जैसा है। और इस श्रेणी में देखेंगे तो वृद्ध है, ये सेनेटरी बोलता है। आगे सुनो, आगे सारांशात्मक आकलन का संबंध पाठ्यक्रम के परिणाम और निष्पादन का मूल्यांकन है। अरे परिणाम, वही बात आ गई, लास्ट में आप ग्रेड दोगे, खत्म हो गया ना, तो साथियों जो रिजल्ट होगा उस पर ही आधारित है। अंतराल में होता है, अंतराल में। ये देखो सेनेटरी ने बोला है कि इस आकलन को क्या बोलते हैं, भैया वृद्ध मूल्यांकन बोलते हैं। हो गई भैया, बातें सारी हो गई। सारांशात्मक आकलन पाठ्यक्रम में सफलता की भविष्यवाणी करता है। ओहो, अरे पास हो गए पाठ्यक्रम में, बल्ले बल्ले है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो परेशान करेगी, लेकिन हमें समझ में आ गई है। यह आकलन का पारंपरिक तरीका है। भैया पारंपरिक का मतलब क्या हुआ, अजीब परंपरा से जो चलता आ रहा है ना, वैसा ही है। बता दो बता दो बता दो,
पहले क्या होता था, मास्टर कक्षा में आया, पढ़ाएगा, रिजल्ट देगा, ऋषि मुनियों को याद करना, अजीब पाठ्य पाठशाला विधि संस्कृत की याद करना, कोई भी हो शिक्षण करवाएगा और लास्ट में बताएगा कि आपकी पढ़ाई पूरी हुई कि नहीं हुई। जो परंपरा से चलता रहा ना, वैसा ही शिक्षण है, इसलिए पारंपरिक तरीका बोला है, जिसमें शिक्षक जो होता है उसकी भूमिका अहम होती है, अहम। और सुन लो, यह शिक्षा प्राप्ति का आकलन है, बिल्कुल। जो शिक्षा प्राप्ति करते हो ना अजी, उसका तो ये सार देता है कि बालक ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। यही तो है, यही तो है। बिल्कुल भैया, सारी बातें हमको समझ में आ गई है, लेकिन हमारा समय भी हो गया। लेकिन एक बात और रह गई भैया, प्रकार में एक प्रकार और बचा था, निधानात्मक प्रकार, निधानात्मक आकलन। इसको तो बता दो अजी। ये तो बोला बाला साक है कि भैया स्थापन आकलन कर लिया, रचनात्मक आकलन कर लिया, और साथियों स्थापन आकलन कर लिया, रचनात्मक आकलन कर लिया, योगात्मक आकलन कर लिया, फिर भी कोई मेरा जैसा बालक है जिसमें कोई कमियां रह गई ना, तो उसका निदान करेंगे ताकि उसका ढंग से क्या कर सके, उपचार कर सके। इस प्रकार के आकलन को निदानात्मक आकलन कहते हैं। साथियों, समय कम था, 3 चीजों का अध्ययन किया है भैया। आज आपने बताया है आवश्यकता और महत्व, बस 2 मिनट में खत्म है। आवश्यकता और महत्व। दूसरी बात भैया आपने बताया है आकलन के तरीके, और तीसरी बात भैया आपने बताया है इसके प्रकार। अब क्या रह गया, 2 चीज रह गई भैया, एक तो इसके चरण और एक इसके प्रतिमान, और एक रह गया इसका MCQ। तीनों को साथियों कल वाली क्लास में देख लेंगे, और परसों को भूगोल का जो भौतिक प्रदेश है ना, उस भौतिक प्रदेश का रिवीजन करवा देंगे। और संडे को साथियों देखते हैं, बुधवार को पहला टेस्ट ले लूंगा, ये काम हो जाएगा, कल आकलन पूरा हो जाएगा। भैया आवश्यकता और महत्व का रिवीजन करवाओ। एक बार पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट में रिवीजन करवाता हूँ, ताकि आपको पता पड़ सके कि वास्तव में क्लास 1 घंटे की नहीं थी, क्लास तो 2 मिनट की थी। लेकिन हमें साथियों समझने में, याद करने में, हमारे अंदर क्लास को क्या करने के लिए, परमानेंट करने के लिए 1 घंटा लग गया। और देखिएगा शिक्षा मंत्री जी ने समझ दिया है। आज ये पूरा सेम है, पूरा सब में काम आवेगा। भैया आवश्यकता की बात बताओ। भैया आवश्यकता में हमने पढ़ा अच्छी विद्यार्थी के बारे में आकलन करेंगे। विद्यार्थी के सभी पक्षों का अध्ययन करना है ना, जिस परिवार से आता है उस परिवार के लिए आवश्यक है जी। बालक को क्या करवाओगे, उसके लिए कार्यक्रम निर्धारण करने के लिए आवश्यक है, और भैया अध्यापन के लिए आवश्यक है। खत्म है। तरीके की बात की थी, व्यक्तिगत आकलन बोलो, सामूहिक आकलन बोलो, अजी स्व आकलन बोलो, और समकक्ष आकलन बोलो। भैया खत्म। भैया प्रकार में बताओ। स्थापन आकलन है जो कि सत्र के प्रारंभ होने से पहले किया जाएगा, कक्षा 2 से स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसे स्कूल जिसमें CCE पहले से चालू है ना, उनमें जो आधार देगा ना, वो तो भैया योगात्मक आकलन देगा। लेकिन फिर भी आप चाहो तो स्थापन आकलन बालकों का कर सकते हो। और सुन लो, दूसरी बात ये थी, यदि CCE इसी साल से लागू हुआ है ना, आप उसको जो आधार दोगे ना, वो हमारे स्थापन आकलन आवश्यक है उसके लिए। दूसरा रचनात्मक आकलन ढंग से पढ़ा, तीसरा योगात्मक आकलन और भी ढंग से पढ़ा, चौथा निदानात्मक आकलन। आज हम ये बोल सकता हूं भैया, आज की क्लास का मतलब था कि 2 मिनट, आज की क्लास का हमें 2 मिनट में याद हो गया। अजी इससे ज्यादा क्या लोगे। याद रखना, सेनेटरी बोलता है रचनात्मक आकलन सूक्ष्म आकलन है, योगात्मक आकलन वृद्ध मूल्यांकन है। और क्या बात करोगे हॉर्लेन की, हॉर्लेन बोलता है होले होता है। योगात्मक आकलन मतलब अंतराल में होता है, अधवार्षिक हो वार्षिक हो। RK जी धन्यवाद। और सुनो, उसके बाद में एक वैज्ञानिक और आया था, रस्किन बोलता है रिस्क नहीं लूंगा, पूरे साल भर
पूरे शिक्षण सत्र में चलता है जी। रचनात्मक आकलन क्या रह गया, हमें तो बता दो भैया। यदि एक बावर्ची है, खाना बनाते हुए खाने को टेस्ट करेगा, रचनात्मक आकलन होगा। पड़ोसी आएंगे, रिश्तेदार आएंगे खाने के लिए, वो होगा साथियों योगात्मक आकलन। ज्योग्राफी की क्लास क्यों नहीं हो रही, प्लीज रिप्लाई। सलोचना शर्मा जी, ज्योग्राफी की क्लास मेरे अनुसार कल से होने लग जाएगी। बाकी मेरा टाइम टेबल सुन लो, कल क्या पढ़ाऊंगा। तो कल साथियों आकलन का बच गया चरण और प्रतिमान, वो करवाऊंगा। और इसके MCQ करवाऊंगा। हो भैया, परसों क्या करवाओगे? परसों साथियों भूगोल का अगला टॉपिक आता है भौतिक प्रदेश, उसका रिवीजन करवाऊंगा। हमने वादा किया था जी, पूरा मुख्य परीक्षा को टारगेट कर पढ़ाने वाला हूं। ये कहानी थी छोटी सी आज की, यदि समझ में आया हो। अब आप बताओ, 86 जने देख रहे हो साथियों। कुछ लोग क्या हो रहे हैं कि उनको कोचिंग वाले साथियों फोन कर रहे हैं और ये बताते हैं कि आप टेस्ट भी फ्री दे रहे हो, क्लास भी फ्री दे रहे हो, और धमाकेदार तरीके से लाइव आकर एक दूसरी कोचिंग की बुराई करते हो। आपको यदि कोचिंग चलानी है, आपको यूट्यूब पर पढ़ाना है, तो दूसरे टीचर की बड़ाई करनी पड़ेगी। हम नहीं करने वाला। यदि कोई टीचर हमारे रीट, मैं ये नहीं बोलता, बाकी भर्तियों में पीस लीजिए, रीट वालों के साथ जो भी टीचर यदि न्याय करेगा, फ्री में देगा साथियों, हम उसकी बड़ाई करूंगा, गले लगाऊंगा, महान घोषित करूंगा। लेकिन साथियों जो हमारा शोषण करेगा ना, उन भाई बहनों का, जिन भाई बहनों को 4 साल हो गई रोते हुए, तड़पते हुए, उसी किताब को बार बार पढ़ते हुए, आज एक पेपर की जगह 2 पेपर कर दिया, मुख्य परीक्षा में सिलेबस चेंज कर दिया, एक कोचिंग वाला मांग नहीं उठा रहा, कल उस सिलेबस का काम किया, कल वापिस जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस आदमी को हमने वो लेटर दे के आया था ना, उसने ध्यान ही नहीं दिया। कल इसके पास जाऊंगा, इसको वापिस याद दिलाऊंगा जी कि मीटिंग करवाओ। जब मीटिंग होगी ना, तब फिक्स होगा कौन सिलेबस बनाएगा। एक बार मीटिंग में फिक्स हो जाए, फिर उसके पास जाऊंगा कि भैया सिलेबस बना कर दे। 4 साल हो गई, तमाशा मत बनाओ। और नहीं सुनेंगे तो साथियों 23 तारीख को वापिस भैया आंदोलन ही करेंगे। कोई ऑप्शन ही नहीं है, लड़ना पड़ेगा। बिना रोए तो बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाती, वो नहीं देंगे। अरे उनका ऑफिस देखना, आलीशान ऑफिस होता है, एसी में बैठे हुए होते हैं, उनको क्या पता है हमें सिलेबस की कितनी टेंशन है। और एक कोचिंग वाला मांग नहीं उठाता। आप लोगों को बोलता हूं, अरे 80-90 कमेंट कर दो। आपके भैया के 5000 सब्सक्राइबर है। एक बार देखना, एक यूट्यूब वाला घर बैठे सूचना देता है, उसके भी हजारों सब्सक्राइबर हैं। मांग उठाने के लिए दम चाहिए, पीछे सपोर्ट चाहिए। आप लोग कम से कम ये तो कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट में लेखराज मीणा जी RJ स्टडी पॉइंट पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट पर जाना, हनुमान भैया की सारी क्लासेज मिल जाएगी, जितनी क्लास होगी ना सारी। लेकिन एक बात कहूंगा, खुद सोचना, अभी हर दिन बोलता हूं, कितने हो? 99 हो। क्या आप लोग एक कमेंट करते हो? आपका क्या जा रहा है? शर्म नहीं आती? अरे कुछ मत लिखो, यही लिख दो सिलेबस जारी करवाओ। लेकिन एक बार सोचना, कोई तीसरा आकर बीच में घुसता है ना, उसके पीछे रीजन हम है और कोई नहीं है। हमारी गलती है, इसलिए कोई मजे लेता है, वरना किसी की हिम्मत नहीं है। एकता हो ना, एकता साथियों, आप जो चाहो ना आपके कदमों में लाकर रख दें। आज ये कंडीशन है, साथ चाहिए, साथ। सौरभ गुप्ता जी, टेस्ट को मैं कल परसों ओपन करवा दूंगा, वापस ओपन करवा दूंगा, नो टेंशन रहिए। टेस्टों की तो आप टेंशन ही छोड़ दिएगा। वीक में एक टेस्ट मिल जाएगा, सर को भेज दो कोई क्लास, एक वीक में टेस्ट मिल जाएगा। और मुख्य परीक्षा का टेस्ट, आप सोचना सिलेबस लेने चला गया, प्रॉब्लम होती है साथियों। बाइक से आ रहा था, जो मेरे नोट्स की बुक थी ना, वो नोट्स की बुक साथियों बाइक से गिर गई है। और बाइक से गिरने से साथियों थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि उसमें सिलेक्टेड नोट्स थे ना, वो लिखे हुए थे, वो साथियों गिर गई है, मिली नहीं है। हालांकि मैंने आसपास की दुकानों को बोल दिया है, लेकिन कोई उठा ले गया, क्योंकि उसमें पीछे पेज खाली थे, कोई रफ कॉपी बना रहा है। लेकिन हम वापिस मेहनत करूंगा, दोबारा बनाऊंगा, दोबारा। इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और फिर बाहर चले जाते हैं, दिन में पढ़ना होता नहीं है, थोड़ा कोऑपरेट करो। रेगुलर क्लास होगी साथियों, रेगुलर। धन्यवाद साथियों, 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हो गई, माफी चाहता हूं, छोटा सा मैटर था लेकिन याद हो गया।
देखो पॉलिटिकल की क्लास भी होगी, कल मैंने मीटिंग ली थी, कल समझाया था, 1-2 दिन का समय दो, मैं और बात करता हूँ। साथियों आपको पता है अब इतना ना तो अनुभव है, ना तो पढ़ाने का अनुभव है, ना ही मैनेजमेंट का अनुभव है, नए नए जुड़े हैं। आप लोग मौका दोगे तो साथियों बेहतर कर पाएंगे। सभी को गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ 84 देख रहे हैं, 84 कमेंट कर कर सोएंगे। आज जल्दी क्लास हो गई है, 84 कमेंट कर कर सोएंगे। बिल्कुल आप सभी के नाम याद हो गए। आप देखना जब हमारी पात्रता हो जाएगी ना, आपको रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा। आपको आप ये बोलोगे भैया रीति विज्ञान क्या, रीति विज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, आईसीटी, शैक्षिक परिदृश्य, इतना तो मैं करवा दूंगा। और जीके में साथियों जितना होगा उतना मैं करवा ही दूंगा। भाई कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास तो मैं ढंग से करवा दूंगा। और साथियों ज्योग्राफी में जितना करवा सकूंगा ना उतना करवा दूंगा। अब हिंदी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, हिंदी के नोट्स बनाओ, आए हुए क्वेश्चंस बनाओ, मैराथन लेनी पड़ेगी। सोचना साथियों ऑफलाइन क्लास होती है 2 मैथ की, तो 2 ऑफलाइन क्लास लेनी पड़ती है, और साथ में बीच बीच में मांग उठाने जाओ, और फ्री पढ़ाना पड़ता है सारे दिन। तो अच्छा कंटेंट दो, वरना फ्री में क्या है वैल्यू नहीं होती। फ्री में साथियों अपनापन मिलता है जो आप लोग देते हो ना। और यकीनन साथियों इस मंच से बोल रहा हूं कि आपके वो जो कमेंट आते हैं ना 60-70, वो 60-70 कमेंट ही मेरे को अगले दिन मेहनत करने के लिए अभी प्रेरित करते हैं। आप यदि पीछे वाले वीडियो पर भी कमेंट करते हो ना, मैं उस कमेंट को भी देखता हूं। आप सोचना आपका एक कमेंट मेरे लिए कितना आत्मीयता का संबंध रखता है। आपको लगता होगा कि भैया एक कमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। साथियों अगले बंदे को मोटिवेशन मिलता है, जैसे आपको मेरे से मोटिवेशन मिलता है ना। कोई भाई फोन करके बोलते हैं भैया आपको देखते ही दिल खुश हो जाता है, तो साथियों मुझे आपका कमेंट देखते ही दिल खुश हो जाता है। सपोर्ट करोगे ना, मजा आने वाला है। साथियों इस दुनिया में लड़ने के लिए 2 चीज चाहिए, एक मेहनत और एक साथ। अपना कोई साथ दे या नहीं दे, लेकिन साथियों जो जिसमें अपनापन होता है ना वो जरूर साथ देता है। मिलते हैं कल आकलन की लास्ट क्लास के साथ और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। निचोड़ते हैं निचोड़, मजा आने वाला है। तैयार रहिएगा, अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। हमारे सपने के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। आज सोच लेना रचनात्मक आकलन करना है, खुद के साथ योगात्मक आकलन करना है। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।